हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संगठन संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल में चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही होती थी। आज तो और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं।
अगर आज जैसे संचार साधन होते हुए तो पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया में तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों के पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह महासंग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, उसी समय वे उसका जवाब लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द देने लगता, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधन के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियां में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो ये थे हमारे अरविंद कुमार सिंह जी, जिन्होंने
इस पाठ के माध्यम से हमें पत्रों के महत्व के बारे में बताया और संपूर्ण पत्रों की जानकारी दी। आगे अब हम इसको अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र जैसे संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातें को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या SMS द्वारा दिए गए संदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे खत कहते हैं उर्दू में, कागज कहते हैं कन्नड़ में, उत्तरम कहते हैं तेलुगु में, जाबू तेलुगु में कहते हैं, लेख भी तेलुगु में कहते हैं, कड़ित कहते हैं तमिल में, पाती हिंदी में, चिट्ठी हिंदी में, पत्र संस्कृत में। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकती है लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना जवाब दीजिए। उत्तर है, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि होते हैं जो कि प्रियजनों को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। SMS को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्ती को पत्र का अनूठा संकलन भी है। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। उत्तर है, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर है, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थानीय अर्थ होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे एक राज्य के लिए 2 और 3 अंक, उपक्षेत्र के लिए अंक, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड की संख्या में लिखा गया एक पता। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? उत्तर है, महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया का पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी
देश के किस भाग में रह रहे हैं, यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अगला प्रश्न है, किस प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। उत्तर है प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र। अगला प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्यापार से एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में खोज कर लिखिए। उत्तर है एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र में रवि धन इंद्र। इस संधि में ई से बड़ी हुई है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी जाती हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ संधि। ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व दीर्घ आ ई उ आ आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, महाधनात्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका शिक्षक को दिखाइए। उत्तर है गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। संग्रह धन आलय, संग्रहालय, हिम धन आलय, हिमालय, भोजन धन आलय, भोजनालय, सुधन इच्छा, स्वेच्छा, अनुधनमति, अनुमति, रवि धन इंद्र, रविंद्र, विद्या धन आलय, विद्यालय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सदा धन एव, सदैव। तो ये थे हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से पत्रों के महत्व के बारे में। आगे के वीडियो में आगे के पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।